आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। चार का चौका में आपका बहुत स्वागत है। चार का चौका शाम 4 बजे की बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिन भर की वो खबरें जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। तो चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहली तस्वीर के साथ। शेख हसीना को लेकर बड़ी खबर है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम है शेख हसीना, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। ढाका में बवाल अब इस सजा के ऐलान के बाद खूब देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में आईसीटी कोर्ट ने पूर्व पीएम शेख हसीना को दंगा मामले में दोषी करार देते हुए मौत की सजा का ऐलान किया है, जिसके बाद ढाका में तोड़फोड़ शुरू हो गई है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन। रामपुर ने पैन कार्ड मामले में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है। वहीं तीसरी जो तस्वीर है वो बिहार में सरकार बनाने की कवायदों से जुड़ी हुई है। कवायदें हो गई हैं तेज। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की कोशिशें तेज हैं। सरकार बनाने को लेकर तैयारियां भी हो रही हैं। बताया जा रहा है कि 19 नवंबर को नीतीश कुमार राज्यपाल को सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंपेंगे। साथ ही दोबारा सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को भी जानकारी देंगे और 20 नवंबर वो तारीख होगी जब बिहार में नई सरकार का गठन किया जाएगा, जिसके लिए प्रक्रिया तेज हो गई है। वहीं चौथी जो तस्वीर है वो तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई है। तेजस्वी यादव के घर हार की समीक्षा को लेकर मीटिंग रखी गई। बिहार में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव के घर आरजेडी विधायकों की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें आरजेडी विधायक पहुंचे हुए हैं। बैठक में हार को लेकर समीक्षा की जा रही है कि हार के कारण क्या कुछ रहे और क्या आगे उस हार के कारण को दूर किया जाए और कैसे भविष्य में उन गलतियों को दोहराने से बचा जाए। तो ये चार बड़ी खबरें हैं, चार बड़ी तस्वीरें अपडेट के साथ में आगे आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बांग्लादेश की खबर के साथ। ढाका में कोर्ट के फैसले के बाद बवाल हो गया है शुरू। गुस्साए लोगों ने राजधानी में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आगजनी भी यहाँ देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आईसीटी की तरफ से ये फैसला सामने रखा गया, जगह जगह जो शेख हसीना के समर्थक हैं वो अब सड़कों पर आ गए हैं। हंगामा बवाल खूब हो रहा है। ढाका में कोर्ट के फैसले के बाद बवाल होना शुरू हो गया है। बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा, भागना पड़ा। अब उसके बाद से ही जो शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो शेख हसीना के समर्थक हैं वो अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। और अब जब कोर्ट की तरफ से सजाए मौत का ऐलान किया गया है तो फिर अब जगह जगह बवाल, तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कंट्रोल करने के लिए आप देख रहे हैं वहां एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती की गई है लोगों को सड़क से हटाने के लिए। और इधर शेख हसीना ने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है, पक्षपाती बताया है। जिस तरह की संभावनाएं पहले से लग रही थी कि बवाल हो सकता है, वो बवाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आईसीटी यानी कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला आया सामने, जिसमें बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। पूर्व पीएम शेख हसीना को सजाए मौत दी गई है। हसीना को कई अपराधों का सीधे तौर पर कोर्ट ने दोषी माना है। तीनों दोषियों जिसमें पूर्व गृह मंत्री भी हैं, आईजी पुलिस भी हैं, जिन्हें सजाए मौत दी गई है कोर्ट की तरफ से। हसीना के अपराध जो हैं वो मानवता के खिलाफ हैं, ये टिप्पणी की है आईसीटी ने। उसके ऊपर चिंता जताई है, वो भी उसकी इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सवाल सर, लाल किले पर कुछ दिन पहले हमला हुआ, जिसके 72 से अधिक घंटे बाद उसको टेररिस्ट का जो इन्वॉल्वमेंट है उस तरीके से देखा गया, उसकी घोषणा की गई। आप कैसे देख रहे हैं इस लाल किले की घटना को? पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने एक स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर में जो लोगों की सुरक्षा की बात करता है, वो जो कश्मीर में जो स्थिति है उसी का एक नमूना। हसीना को कई अपराधों का दोषी माना है। साथ ही साथ ये माना कि शेख हसीना इस पूरे मामले को लेकर दोषी हैं। साथ ही साथ 3 सजाए मौत जो है वो तीनों दोषियों को सुनाई गई है, जिसमें बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री भी हैं, आईजी पुलिस भी हैं। साथ ही शेख हसीना को भी सजाए मौत दी गई है। हालांकि शेख हसीना ने इस पूरे फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। बयान सामने आया है, वो ये कह रही हैं कि ये जो पूरा फैसला है ये पक्षपाती है, ये राजनीति से प्रेरित है। बांग्लादेश में अब इस फैसले के बाद शेख हसीना के समर्थकों का गुस्सा
सीधे तौर पर सामने आ रहा है। सड़कों पर आकर विरोध हो गया है शुरू। एक वो तस्वीर भी हमने देखी जब बांग्लादेश में बवाल हुआ, बवाल के बाद ही शेख हसीना का विरोध शुरू हुआ। इसी विरोध के बीच अब शेख हसीना को अपना ही मुल्क छोड़कर जाना पड़ा था। और अब जब कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया है, सजाए मौत, फांसी की सजा जब शेख हसीना और बाकी 2 और को यानी कि पूर्व गृह मंत्री और आईजी पुलिस को दी गई है, तो उसके बाद में अब बवाल हो गया है शुरू। कोर्ट का फैसला आने के बाद में शेख हसीना का बयान सामने आया। वो कह रही है फैसला पक्षपाती है और राजनीति से पूरी तरह से प्रेरित है। आईसीटी के पास में लोकतांत्रिक अधिकार है ही नहीं। शेख हसीना पहले से भी इस बात का अंदेशा जता रही थी कि इस तरीके का कुछ हो सकता है, और अब जब फैसला सामने आया है तो वो इस फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है। वो ये कह रही है कि जो फैसला है ना, ये पूरी तरह से पक्षपाती है, राजनीति से प्रेरित है। हमने ये भी देखा है कि शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद उनके पार्टी नेताओं को किस तरीके से अलग अलग मामलों में फंसाया गया या फिर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है। ये हमने बार बार अलग अलग मौकों पर देखा। और अब जब शेख हसीना को सजाए मौत का ऐलान किया गया है, तब समर्थक जो है वो सड़कों पर आ गए हैं। और इधर शेख हसीना ये कह रही हैं ये फैसला पक्षपाती है, राजनीति से प्रेरित है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के पास में लोकतांत्रिक अधिकार है ही नहीं, यानी कि लोकतांत्रिक अधिकारों के बिना ही ये फैसला सामने रख दिया गया। अब शेख हसीना इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। उधर बांग्लादेश में ढाका में एक बार फिर से हंगामा और बवाल शुरू हो गया है। हम देख रहे हैं मोहम्मद यूनुस के कार्यभार संभालने के बाद से ही, यानी कि अंतरिम सरकार के प्रमुख बनने के बाद से ही किसी तरह का कोई पॉजिटिव बदलाव बांग्लादेश में दिखता नहीं। अलग अलग मौकों पर हमने देखा हंगामा भी, अल्पसंख्यकों को बनाते हुए निशाना भी। और अब जब शेख हसीना को सजाए मौत का ऐलान किया गया है, तब इसके भी मिले जुले से रिएक्शंस बांग्लादेश से सामने आ रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री और आईजी पुलिस को भी सजाए मौत का ऐलान कोर्ट की तरफ से हुआ है और सख्त टिप्पणी भी की है। यानी अलग अलग जो आरोप उन पर लगे, उन अपराधों में दोषी माना गया शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री और आईजी पुलिस को, और तीनों को सजाए मौत का ऐलान किया गया। आगे बढ़ेंगे, खबर अब आजम खान से जुड़ी हुई है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है कोर्ट की तरफ से। आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा का ऐलान किया गया है। और मामला क्या है? 2 पैन कार्ड मामले में दोषी करार दिया है कोर्ट ने और दोनों को 7-7 साल की सजा दी गई है। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से यह फैसला सामने रखा गया है। कई महीने बाद जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान एक बार फिर से कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर ने पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है। 7-7 साल की सजा का ऐलान किया गया है। हमने ये भी देखा कि लंबे वक्त बाद आजम खान जेल से बाहर आए और उसके बाद अब इस मामले में यानी कि 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से बढ़ गई हैं मुश्किलें। एक बार फिर से कानूनी पेचीदगियां आजम खान और उनके बेटे की जिंदगी में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और मामला है 2 पैन कार्ड का, जिसमें दोषी करार दिया है कोर्ट ने और 7-7 साल की सजा आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सुनाई है। इस खबर को लेकर मेरे साथ में सहयोगी अली शरर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अली, लंबे वक्त बाद तो अभी आजम खान जेल से बाहर आए थे, अभी पैन कार्ड मामले में 7-7 साल की सजा उन्हें और उनके बेटे को सुना दी गई। ये इंप्लीमेंट कब से होना है और क्या आजम खान और उनके बेटे के पास में कानूनी विकल्प बचा है क्या इस फैसले को चैलेंज करने का? देखिए, बिल्कुल रचना, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले आजम खान अभी हाल ही में जेल से छुटकर आए थे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया में आकर अपना दर्द बयान किया था। लेकिन आज जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया, अपने आप में एक बार फिर उनकी मुश्किलें खड़ी होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 7 साल की सज़ा मुकर्रर की है कोर्ट ने। और ये 2019 का मामला है, जिस वक्त बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने बाकायदा एक FIR दर्ज कराई थी, जिसमें जिक्र किया था सिविल लाइन थाने में कि इनके पास 2 पैन कार्ड है जिसमें अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है। उसके आधार पर बाकायदा जांच की गई और आज इस पूरे मामले में कोर्ट ने सज़ा सुना दी है। 7 साल अब्दुल्ला आजम को, 7 साल आजम खां को। यानी कि अब फिलहाल पुलिस कस्टडी में मौजूद है कोर्ट में। यहाँ से माना जा रहा है कि उनको जेल भेजा जाएगा, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल का भी जो समय होता है वो अब नहीं है। तो ऐसे में ये ज़रूर माना जा रहा है कि अब उनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन ये जो पूरा मामला है साल 2019 का है। रचना, आप बता रहे हैं कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम कोर्ट में मौजूद थे उस वक्त जिस वक्त ये सजा का ऐलान हुआ और अभी पुलिस की कस्टडी में है, यानी कि अभी यहाँ से सीधे जेल ले जाने वाला प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। अली, ऐसा कहना है आपका?
देखिए बिल्कुल रचना, जब भी किसी आरोपी को सज़ा सुनाई जाती है तो उससे पहले कोर्ट उसे कोर्ट में तलब कर लेता है, और ऐसा ही इस बार रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में हुआ है कि अब्दुल्ला आजम और आजम खां को दोनों को कटघरे में मौजूद रखा गया था, जिसके बाद सज़ा सुनाई गई है। सज़ा 7 साल की सुनाई गई है। तमाम तत्वों को सुनने के बाद ही फैसला दिया गया है साफ तौर पर, क्योंकि जो पैन कार्ड हैं रचना, एक में 1 जनवरी 1990 का है, माफ़ कीजिएगा, और दूसरी में 30 सितंबर 1993, यानी 3 साल का अंतर 2 अलग अलग पैन कार्डों में दिखाया गया था, जिसके आधार पर साफ जाहिर हो गया था कि फर्जी तौर पर जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ रखी गई है। इसी के मद्देनज़र ये पूरा फैसला सुनाया गया है। आप बता रहे हैं 2 पैन कार्ड मामले में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और अभी यहां से कस्टडी में उन्हें जेल ले जा सकता है। अली, एक बात बताइए, जो कानूनी विकल्प का मैं जिक्र कर रही थी, वो कानूनी विकल्प क्या है? आप कह रहे हैं अभी तो टाइम निकल गया है, लेकिन अगर कल से मैं देखूं और हमारे दर्शक जो हमारे साथ में जुड़े हैं, वो कानूनी विकल्प क्या है? क्या जमानत हो सकती है? क्या हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया जा सकता है? क्या हो सकता है? देखिए रचना, ऐसे मामलों में अक्सर जब कोर्ट, खासकर लोअर कोर्ट, आपको सज़ा सुनाता है तो आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार होता है। तो ऐसे में जब आज पुलिस कस्टडी में लिया गया है, यहाँ से जेल भेजा जाएगा, उसके बाद अब इनको हाई कोर्ट का रुख करना होगा और हाई कोर्ट से राहत मिल सकती है। लेकिन लोअर कोर्ट ने सज़ा सुना दी है और यहाँ से 7 साल का जो सज़ा का वक्त रखा गया है उसमें साफ तौर पर जेल भेजा जाता है। लेकिन किसी भी आरोपी को उसके पक्षकार को एक पूरी तरह से इजाज़त होती है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। तो ऐसे में जो अब्दुल्ला आजम और आजम खां के अधिवक्ता हैं वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, वहाँ से उनको राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल यहाँ से कोई राहत उनको अब नहीं मिलेगी। आज जैसे कि सोमवार है, आप कह रहे हैं शाम का वक्त हो गया है, अभी ये पॉसिबल नहीं है कि हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को चैलेंज किया जा सके। यानी अभी अगर पुलिस की कस्टडी में है तो कम से कम हम ये समझें कि आज की रात जेल में कटेगी दोनों की, आजम खां और अब्दुल्ला आजम की। कल हो सकता है कोर्ट में इसे चैलेंज किया जाए। देखिए बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब भी किसी आरोपी को बाकायदा कोर्ट सज़ा सुनाता है तो उस वक्त उसको फिर जेल भेजा जाता है। उसके अगले दिन या उससे अगले दिन उसके अधिवक्ता हाई कोर्ट में बाकायदा उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए बाकायदा अप्लाई करते हैं बेल, जिसके आधार पर बेल मिल जाती है। लेकिन अब साफ तौर पर जेल ही जाना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि अब इस समय 4:15 बज चुके हैं और ऐसे में कोई बेल अप्लाई नहीं हो सकती। अच्छा, एक तो है कि हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं इस फैसले को, वो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो कल सुबह का इंतजार करना होगा, पूरा ब्यौरा देना होगा, तब फैसले को चैलेंज किया जाएगा। हाई कोर्ट पर भी डिपेंड करता है कि क्या हाथों हाथ इस मामले को सुना जाएगा या आगे के लिए टाल दिया जाएगा। दूसरा एक विकल्प है जमानत का। ये जो पैन कार्ड मामले में अपराध में दोषी पाया गया है और दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है, क्या ये जमानत योग्य है? क्या मतलब, क्या बेलेबल है ये? देखिए बिल्कुल ये बेलेबल है, इसमें बेल अक्सर मिल जाती है ऐसे मामलों के अंदर जिसमें 7 साल तक की सज़ा सुनाई जाती है। उसमें 7 से 10 साल का जो भी सज़ा का प्राविधान है उसके अंदर आपको हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब आपको दोषी ठहराया जाता है तो आप उस कोर्ट के आदेश को बाकायदा हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा प्राविधान है कोर्ट के अंदर, संविधान में। तो अब साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि अब जिस तरह से जेल भेजा जाएगा आजम खां को, उनके अधिवक्ता हाई कोर्ट में बेल अप्लाई करेंगे। ठीक है अली शरण, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, बिहार से अगली खबर है। तेजस्वी यादव के घर पर चल रही है अहम बैठक। बिहार चुनाव में हार को लेकर समीक्षा चल रही है इस वक्त। आरजेडी विधायकों के साथ में हार को लेकर समीक्षा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। विधानसभा में तेजस्वी नेता विपक्ष होंगे, जो जानकारी मिल रही है। तेजस्वी के घर हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है, लेकिन आरजेडी के लिए या फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए ये इस वक्त वैसे भी बड़ा चैलेंजिंग टाइम चल रहा है। और वजह है रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव की बहन, जो कि अलग अलग आरोपों को लेकर मीडिया के सामने आ रही हैं। घर से निकालना, चप्पल मारना, गाली देना, यहाँ तक कि कई गंभीर आरोप जो हैं वो तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों पर लगा दिए, घर से निकल गई। और अब जो खबर मिल रही है तेजस्वी यादव के घर हो रही बड़ी मीटिंग को लेकर है, हार को लेकर समीक्षा की जा रही है। और अब बताया जा रहा है आरजेडी विधायकों के साथ में हार को लेकर मंथन किया है तेजस्वी यादव ने, और विधानसभा में नेता विपक्ष की भूमिका तेजस्वी निभाते हुए नजर आएंगे।
हार की समीक्षा करना जरूरी भी है, क्योंकि ये हार नहीं, ये शर्मनाक हार हुई है आरजेडी की। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और अब ऐसे में एक तरफ रोहिणी आचार्य ने मुश्किलें बढ़ा दी और दूसरी तरफ हार के कारणों पर समीक्षा बैठक चल रही है। अरे यार गजब बात कर, जो लोकतंत्र का हत्या हुआ है बिहार के अंदर, आप सब लोग जानते हैं। 10-10 हजार रुपया का प्रलोभन दे करके और वोटर को खरीदने का काम किया गया। अरे यार गजब बात कर। मैंने पूछा है कि अगर बिहार की गरीबों की बेटियां पूर्ण रूप से शिक्षित हो गई और आपको बहुमत मिला प्रचंड, तो स्वागत योग्य है। समझ लीजिए, अगर बिहार की दलितों की बेटियां, पिछड़ों की बेटियां, गरीबों की बेटियां हायर एजुकेशन प्राप्त कर लिया तो आपको प्रचंड बहुमत मिला तो अच्छी बात है। लेकिन सरकारी पैसे के खजाने बांट करके प्रचंड बहुमत मिला तो यह समीक्षा का विषय है। तेजस्वी यादव के घर हार को लेकर समीक्षा मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में जो हारे हुए कैंडिडेट्स हैं, खास तौर से उनसे पूछा गया, फीडबैक लिया गया, क्या जो लोकल नेता हैं उनकी रिपोर्ट क्या कहती है, उनका फीडबैक क्या कहता है, हार हुई तो इतनी शर्मनाक हार कैसे हुई। ये सभी कारण ऐसे हैं जिन पर मंथन होना जरूरी भी है और मंथन चल रहा है। मेरे साथ में कनिका कटियार जुड़ गई हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। कनिका, हार के बाद में इंतजार हो रहा था कि कोई ऑफिशियली बयान दिया जाए या हार की जिम्मेदारी ली जाए, वो तो नहीं हुआ, लेकिन तेजस्वी हार को लेकर समीक्षा बैठक जरूर कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हार का रीजन क्या रहा, क्योंकि आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका है। देखिए, बिल्कुल बिहार के चुनाव के जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं, आरजेडी के लिए दो तरह से चुनौती बनती है दिख रही है। आरजेडी के लिए अगर देखा जाए तो राजनीतिक संकट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है लालू प्रसाद यादव की फैमिली के लेकर जो है उनका पारिवारिक संकट भी बना हुआ है। जिस तरह से रोहिणी आचार्य का बयान आना कि किस तरह से उन्होंने संजय यादव पे एक एलिगेशन लगाया, तेजस्वी यादव पे एलिगेशन लगाया, उन्होंने कहा कि उनको परिवार से निकाला गया, उनके ऊपर चप्पल मारी गई, उसके बाद उनका ये बयान आना और उसके बाद जो है अब ये मीटिंग बुलाना, अपने आप में ये बड़ी जो है एक खबर बन जाती है। क्योंकि जिस तरह की हार आरजेडी और महागठबंधन ने बिहार में झेली है, उसके बाद आज आरजेडी ने एक समीक्षा बैठक जो है वो बुलाई थी, जिसमें तेजस्वी यादव के आवास पे जो है तमाम जो विधायक थे, जो हारे हुए विधायक थे वो भी पहुंचे हुए थे, जो नए चुने हुए विधायक है वो भी पहुंचे हुए थे। और जाहिर सी बात है कि एक एक्सक्यूज तो जो है महागठबंधन ने देख लिया है। महागठबंधन हार के बाद लगातार यही बोल रहा है कि जिस तरह से 10,000 रुपए जो है महिलाओं को दिए गए, उससे कहीं ना कहीं वोट को खरीदा गया है। यानी कि साफ तौर पर जो है चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, यही कह रही है कि 10,000 रुपए देकर जो है जनता के वोट को चुराया गया है और जनता के वोट को खरीदा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो समीक्षा बैठक हो रही है उसमें कई पहलुओं पे चर्चा हुई होगी। जाहिर सी बात है कि अगर हम आरजेडी कैंपेनिंग की बात करें तो तेजस्वी यादव ने एक एक दिन में कम से कम 15 से 20 रैलियां की हैं और लगातार वो प्रचार करते आए हैं। लेकिन जिस तरह की हार इस बार कांग्रेस और आरजेडी को देखने को मिली है, इससे पहले कभी इतनी बुरी परिस्थिति जो है देखने को नहीं मिली। और इसी के आकलन को लेकर अब से 3 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में जो है समीक्षा बैठक की थी और अब आरजेडी ने जो है अपनी समीक्षा बैठक की है। तमाम तथ्यों पे बात हुई, लेकिन जो भी नेता बाहर निकल के आ रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि वोट चोरी की गई है या वोटर्स को लुभाया गया है पैसे देकर। और जाहिर सी बात है कि ये तमाम आरोप जो है वो लगाए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब नेता विपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम पर स्वीकृति हो गई है और ये तय हो गया है कि नेता विपक्ष जो है वो तेजस्वी यादव बनेंगे। जिस तरीके से आपने कहा नेता विपक्ष तेजस्वी यादव बनेंगे और अब यहाँ हार के कारणों को लेकर समीक्षा बैठक चल रही है। चैलेंजिंग टाइम कनिका इसलिए भी है, जिसका आपने जिक्र भी किया। एक तरफ तो उनका राजनीतिक करियर जो कि पूरी तरह से दांव पर लग गया इतनी शर्मनाक हार के बाद में, दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य के जो आरोप हैं वो भी तो साइकोलॉजिकली मेंटली प्रेशर डाल रहा होगा, क्योंकि मीडिया में सामने आकर वो सब कुछ बातें कह रही हैं, उन्हें भी तो हैंडल करना है।
रचना, बिल्कुल हम वही बात लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि आरजेडी के लिए अब दो संकट हैं, एक परिवार को बचाने का संकट और दूसरा जो राजनीतिक संकट उनके ऊपर मंडरा रहा है, जिस तरह से उनकी सीटें आई हैं और कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव के ऊपर जो है उनका राजनीतिक संकट भी कहीं ना कहीं कश्मकश में चल रहा है, वो दोनों बचाना तेजस्वी यादव के लिए एक चुनौती है। जिस तरह का जो परिणाम सामने आया उसके बाद जो है रोहिणी आचार्य का बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर जो है संजय यादव का नाम लिया और कहा कि वो किस तरह से वहां पे जो है पूरी पार्टी को खत्म कर रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव ने उनके ऊपर चप्पल फेंकी, घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके बाद वो फौरन तौर पे दिल्ली लौटती हैं। दिल्ली पे जो मीसा भारती का आवास है वहां पे उनकी अभी 3 बहनें जो हैं वो कहा जा रहा है इस वक्त मौजूद हैं। और जो रोहिणी आचार्य हैं वो दिल्ली आती हैं और नेक्स्ट डे की फ्लाइट करके मुंबई वापस चली जाती हैं अपने परिवार के पास, जहां पे उनके सास ससुर रहते हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य का कल का बयान देखिए, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने अपने तमाम रिश्तों को तोड़ दिया है, लेकिन लालू प्रसाद यादव और जो उनकी मां है उनके साथ जो है उनके रिश्ते बने हुए हैं, यानी कि राबड़ी देवी और लालू यादव के साथ वो अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से वो कहीं ना कहीं खफा है। अब ये तो अंतर जो कलह पार्टी के भीतर चल रही है वो तो है ही एक चैलेंजिंग अपने आप में, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से लालू परिवार बिखर रहा है, पहले तेज प्रताप यादव ने पार्टी छोड़ी, अब रोहिणी आचार्य परिवार छोड़ रही है, तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा संकट है, परिवार को बचाना है और पार्टी को बचाना है, दोनों ही काम जो है वो उनको करने पड़ रहे हैं। तेजस्वी समझ नहीं पा रहे होंगे। अच्छा, पहले तेज प्रताप अलग होते हैं, फिर रोहिणी आचार्य कदम उठाती हैं, वो कहती है मेरा कोई परिवार नहीं है, मुझे तो अनाथ जैसा महसूस कराया गया, गाली दी, चप्पल उठाई, मुझे पूरी तरह से बेइज्जत किया गया। तेज प्रताप यादव रोहिणी आचार्य के समर्थन में आए, यानी अब एक तरीके से देखें तेज प्रताप रोहिणी आचार्य परिवार से अलग हो गए हैं और दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी को लेकर कोई अपडेट है क्या? क्योंकि रोहिणी अपनी बातों में ये कह रही थी कि रो रहे थे मेरे माता पिता और बहनें जिन्हें छोड़कर मैं आ गई मजबूरी में। वो किस साइड है? क्या वो तेजस्वी के साथ है? देखिए, किसी भी परिवार के लिए अपने आप में खास तौर पे एक माँ बाप के लिए चुनौती बन जाती है जब उन्हें अपने बच्चों में चुनना पड़ता है। अगर तेज प्रताप की बात करें तो जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तब उन्होंने जयचंद का जिक्र किया था, जो कि दर्शकों को पता भी है कि किस तरह से वो बार बार जयचंद की बात करते आए हैं और वो जयचंद कोई और नहीं संजय यादव के नाम के ऊपर चर्चाएं बार बार करते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने भी लगातार संजय यादव पे आरोप लगाए, एलिगेशन लगाए और उन्होंने कहा कि उनके माँ बाप रो रहे थे, तो फिलहाल अभी लालू प्रसाद यादव हो या उनकी बहन मीसा भारती हो या उनकी मां जो है वो हो, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि इस बैठक में इन तमाम पहलुओं पे कोई चर्चा नहीं हुई, जो हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। पार्टी में जो कमियां थी, चाहे वो चुनाव के परिणाम की बात हो, कैंपेन की बात हो या एकजुटता की बात हो या कैंडिडेट के परफॉर्मेंस की बात हो, इन तमाम पहलुओं पे इस बैठक में चर्चा की गई, क्योंकि वो परिवार का मामला है और परिवार आपस में ही बैठ के उस मामले को जाहिर सी बात देखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक तेजस्वी यादव ने इस पूरे इंसिडेंट को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है, ना उन्होंने मीडिया में आके बात करी, ना उन्होंने कोई ट्वीट किया है। यानी कहीं ना कहीं जो रोहिणी आचार्य का एलिगेशन है वो अब तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत बनता हुआ दिख रहा है, और जिसका मजा और जिसका फायदा जो है तमाम विपक्षी दल देख रहे हैं। खत्म होने का इंतजार किया हो, क्योंकि इस तरह की बातें चुनाव पर असर डाल सकती हैं। उन्होंने पेशेंस दिखाया, चुनाव के बाद में अब खुलकर वो बयान दे रही हैं, सीधे तौर पर कह रही हैं, जब मीडिया सवाल कर रहा है कि जाकर तेजस्वी यादव से पूछिए कि हुआ क्या था। बहुत शुक्रिया कनिका, इस पूरी जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा इस खबर पर। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर सऊदी अरब से है। सऊदी अरब जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया, मक्का से मदीना जा रही बस का जोरदार एक्सीडेंट हुआ है और इस हादसे में 42 भारतीयों की मौत की आशंका है। हादसे में मरने वालों में हैदराबाद के कई लोग शामिल हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। सऊदी अरब से सोमवार सुबह एक बेहद दुखद ये खबर सामने आई, जहां पर भारतीय उम्रा तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसा मक्का से मदीना जाते वक्त मुफरिहत के पास में हुआ है, जब बस की एक डीजल टैंकर से जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में हैदराबाद के रहने वाले कम से कम 42 भारतीय यात्रियों के जान जाने की आशंका बनी हुई है। भीषण यह हादसा रहा। हादसे की तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। डीजल टैंकर से इस बस की हुई जोरदार टक्कर, जिसमें हैदराबाद के रहने वाले 42 भारतीयों के होने की आशंका बनी हुई है। भारत सरकार भी इस हादसे पर नजर बनाए हुए है। डॉक्टर एस जयशंकर का ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं।
इस पूरे हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। सऊदी अरब हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीड़ित परिवारों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा। साथ ही उन्होंने कहा, हादसे में भारतीयों की मौत से मैं बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के साथ में मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द ही ठीक होने की कामना करता हूं। रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में हम बने हुए हैं, यानी कि भारत सरकार रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में बना हुआ है। यहाँ बदर मदीना राजमार्ग है जहां पर यह हादसा हुआ और अब तक 42 भारतीयों की मौत की जानकारी मिल रही है। बस का एक्सीडेंट हुआ, डीजल टैंकर से टकराई और भीषण आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना दर्दनाक यह हादसा है, कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी लोगों की। ज्यादातर जो लोग हैं इनमें वो हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मक्का से मदीना जाते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवारों के लिए अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं, इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि कैसे रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में भारत सरकार बनी हुई है। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।